डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के मामले में इजराइल को बेशर्मी से धोखा दिया और इसी वजह से यरूशलेम ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति योजना की शर्तों का पालन करने से इनकार कर दिया है और अब वो ईरान के साथ युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है, वो भी बिना अमेरिका की भागीदारी के। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज 9 अगस्त सरकार की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संबंधी योजना को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। यही वही योजना है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने जुलाई के अंत में ऐतिहासिक सफलता बताया था। लेकिन यह सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ बातों में इजराइल से वादा किया था कि हमास के लड़ाकों को निरस्त किया जाएगा, और अब वे कहते हैं कि आतंकवादियों के पास हथियार रहने चाहिए, बस जरूरत नहीं है कि उसे नष्ट किया जाए या खत्म किया जाए, उसे बस छुपाया जा सकता है और आतंकवादियों के पास रहने दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत हथियार। खैर, हर आतंकवादी के हाथ में एक ऑटोमेटिक बंदूक होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वे सीधे इजराइल पर फिर से हमला करेंगे, लेकिन ये इकलौता मोर्चा नहीं है जहां इजराइल अभी वॉशिंगटन की इच्छा के खिलाफ जा रहा है। साथ ही इजरायली सेना ईरान में खुद से कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ठीक इसी वजह से अमेरिकी संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन युद्ध से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं, ना कि इसे जारी रखने का, और वो भी बिना किसी घोषित लक्ष्य को हासिल किए। इस एपिसोड में हम दोनों कहानियों का विश्लेषण करेंगे, गाजा पट्टी को लेकर इजराइल का सीधा इनकार और साथ ही अमेरिका की परवाह किए बिना कार्रवाई करने के लिए इजराइल की समानांतर तैयारी। क्योंकि ट्रंप साफ तौर पर मध्य पूर्व से जितना हो सके उतनी सावधानी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पैची है। आइए इन सभी मुद्दों पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं अभी तुरंत जांच लें कि क्या आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन देखें, अगर वो दबा हुआ है तो शानदार, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। सच कहूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी एडवांस में एक लाइक भी दे दें। अगर अंत में पसंद ना आए तो आप उसे वापस ले सकते हैं। तो आज इजराइल ने आधिकारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी पर तथाकथित शांति योजना को खारिज कर दिया है, जिसे तथाकथित शांति परिषद द्वारा तैयार किया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सरकार की बैठक में निम्नलिखित बात कही, उद्धरण, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इजराइल 15 बिंदुओं वाले दस्तावेज को खारिज करता है। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि आपने तो ये नहीं कहा था, तो मैं ये अभी कह रहा हूं और इसे दोहरा रहा हूं फिर से। IDF यानी इजराइल रक्षा बल गाजा से अपनी सेना नहीं हटाएगी जब तक हमास वास्तव में निरस्त्र नहीं हो जाता और हमारे बलों व नागरिकों के खिलाफ खतरों को दबाना जारी रखे। अमेरिकियों के साथ बातचीत के सवाल पर नेतन्याहू ने जवाब दिया, उद्धरण, हम अभी इस पर अमेरिकियों से चर्चा कर रहे हैं। उनके पास कुछ विचार हैं जिनमें से कुछ हमारे लिए स्वीकार्य है और कुछ नहीं है, और हम इन मामलों में अपनी बात पर दृढ़ता से टिके रहना जानते हैं। और इसके बाद नेतन्याहू और आगे बढ़ गए। उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी के लिए पूरी योजना को पूरी तरह नष्ट कर देता है, उद्धरण, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं फिलिस्तीनी राज्य न तो गाजा में बनेगा और ना ही वेस्ट बैंक में। और फिर इजराइल की गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए साथ ही इस साल की शुरुआत में ईरान पर हुए हमलों का भी जिक्र करते हुए उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज का सबसे बड़ा उद्धरण बन गया। बस ध्यान से सुनिए। नेतन्याहू आज बयान देते हैं, उद्धरण, हम उन सभी के बावजूद जो हमें उपदेश देते हैं इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं और अपने रुख पर कायम रहेंगे, यहां तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्तों के खिलाफ भी जब जरूरत हो। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये सीधे तौर पर उनके सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश है कि अगर इजराइल की सुरक्षा के लिए कुछ करना जरूरी हो तो इजराइल अपने सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ भी जाने को तैयार है। यहां मैं उन सभी को बड़ा नमस्कार कहना चाहता हूं जो कमेंट्स में ये दावा करते थे कि एलेक्सेई पेची पूरी तरह गलत हैं। जब एलेक्सेई पेची ने कहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच असल में बहुत कड़ा टकराव है, और जब हाल ही में जुलाई के आखिर में नेतन्याहू ट्रंप के पास गए थे तो वहां माहौल में ठंडापन साफ झलक रहा था। लेकिन कुछ इजरायली विश्लेषक कह रहे थे, नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये तो ऐतिहासिक था, वे सब कुछ तय कर चुके हैं, सब कुछ पूरी तरह नियंत्रण में है, नेतन्याहू सबसे ऊपर हैं, वगैरह वगैरह। तो लीजिए, ये रहा आपका सबसे ऊपर, ये रहा आपका नियंत्रण में। जब हम अब इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की शांति परिषद असल में कह रही है,
हाँ, चलिए हम अब हमास के हथियार वैसे ही रहने दें और बस उनसे वादा ले लेते हैं कि वे सच में, हाँ बिल्कुल, वे अब कभी हमला नहीं करेंगे। और नेतान्याहू के इस इनकार का संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से जो कहा था उससे उनकी स्थिति कितनी अलग हो गई है। जुलाई के अंत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताते हुए घोषणा की थी, जिसमें गाजा पट्टी में हमास और बाकी सभी सशस्त्र समूहों को निरस्त करने की बात कही गई थी। उसके एक महीने बाद जब उन्होंने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा की थी। इस बीच हमास ने कहा कि वो समझौते के लिए तभी तैयार होगा जब इजराइल गाजा पर हमले बंद करेगा और अपनी सेना को तथाकथित पीली रेखा तक वापस बुला लेगा, जो अक्टूबर की युद्ध विराम संधि द्वारा निर्धारित की गई थी। फिलहाल इजरायली सेना गाजा पट्टी के आधे से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है, जिसमें पूर्वी और दक्षिणी हिस्से शामिल हैं। और अब ये सामने आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवादी संगठन हमास के प्रति अपनी मांगों की भाषा को नरम करने के लिए तैयार है, गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। मैं ये मान सकता हूं, मैं दोहराता हूं, मान सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजराइल की सुरक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वो बस जल्दी से गाजा के पुनर्निर्माण से पैसे कमाना चाहता है। वो कहता है, ठीक है चलो शब्दों को नरम कर देते हैं, बस ताकि मामला बंद हो जाए और आखिरकार कमाई शुरू की जा सके। मैं याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना जो सितंबर 2025 में सार्वजनिक की गई थी बिल्कुल स्पष्ट थी। गाजा पट्टी को असैन्यीकृत किया जाएगा, आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा और युद्ध के सभी साधनों को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप की योजना के अनुच्छेद 13 में लिखा है, उद्धरण, सारी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक बुनियादी ढांचा जिसमें सुरंगें और हथियारों के निर्माण की सुविधाएं शामिल हैं, ध्यान दें, उसे नष्ट कर दिया जाएगा और फिर से नहीं बनाया जाएगा। गाजा सेक्टर में विसैन्यीकरण की प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिसमें हथियारों को पूरी तरह से हटाना शामिल है, जिसे सहमति से नष्ट या खोलकर अलग किया जाएगा। यही मुख्य बात है, नष्ट करना या खोलकर अलग करना, यानी पूरी तरह से समाप्त करना। और फिर अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्यस्थों ने बिल्कुल अलग बात पर चर्चा शुरू कर दी। हमास के शस्त्रागार को समाप्त करने, नष्ट करने या खोलकर अलग करने के बजाय चर्चा हो रही है कि हमास का हथियार कहाँ रखा जाएगा और क्या इसे किसी अन्य फिलिस्तीनी संगठन को सौंपा जा सकता है। देखिए, सवाल कि इसे कहाँ रखा जाएगा और क्या इसे सौंपा जा सकता है, मेरे हिसाब से ये नष्ट करने या खोलकर अलग करने जैसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये उस हथियार को सुरक्षित रखने का सवाल है। यहां तक कि हमास के सदस्यों को व्यक्तिगत हथियार रखने की अनुमति देने पर भी चर्चा हो रही है। मतलब ये चर्चा हो रही है कि हमास के हर लड़ाके के पास उसकी अपनी बंदूक रहे, बस ऐसे ही, पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का उद्देश्य हमास के शस्त्रागार को कहीं और ले जाना नहीं था। बात उसकी पूरी तरह से समाप्ति की हो रही थी। मतलब रॉकेट लॉन्चर को फिजिकली उठाकर काट दिया जाए, बंदूकों को नष्ट कर दिया जाए, यही असली मकसद था। टनल्स को नष्ट कर दिया, इस हथियार के निर्माण की जगहों को नष्ट कर दिया, यही पूरी तरह से समाप्ति थी। लेकिन अब ट्रंप ने अपना मन बदल लिया है और कहते हैं, सुनिए, चलिए इस सारे हथियार को कहीं छुपा देते हैं और सारी समस्या हल हो जाएगी। और यहां सवाल उठता है, पूर्ण निरस्त्रीकरण का वादा कैसे इस चर्चा में बदल गया कि हमास का शस्त्रागार आखिर कहां सुरक्षित रखा जाएगा। गोदामों में रखा हथियार अब भी चल सकता है, फर्क नहीं पड़ता कि उसे कहां रखा गया है। आज गोदाम में छुपाई गई विस्फोटक सामग्री को कल ही निकाला जा सकता है। जो मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां नष्ट नहीं हुई हैं, वे कल से ही फिर से काम शुरू कर सकती हैं। सुरंगों का भी फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर उन्हें उड़ाया या बंद नहीं किया गया हो। असली समस्या हमेशा हमास के लड़ाकों की हथियारों तक पहुंच ही रही है, ना कि इस बात से कि वो हथियार असल में कहां छुपाए गए हैं। मजेदार बात यह है कि अब ये शांति परिषद कह रही है कि हथियारों को बस छुपा देना चाहिए और ये गारंटी देंगे कि हमास उन तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ विदेशी शांति सैनिक जैसे वो लोग इन हथियारों की रखवाली करेंगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? तो फिर इसे बचा कर रखने की क्या जरूरत है?
अगर असली मकसद यही है कि ये हथियार दोबारा कभी इस्तेमाल ही न हो। यहां मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो साबित करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की शांति परिषद ने बस हमास की शर्तें मान ली ताकि प्रक्रिया तेज हो सके। नई रोडमैप के प्रकाशित होने के तुरंत बाद हमास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि गाजी अहमद ने सऊदी टीवी चैनल अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में निम्नलिखित कहा, और आगे उनकी बात का उदाहरण है। हथियारों को रखा जाएगा, न कि सौंपा जाएगा, और ये इजराइल की प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करता है। हमने मध्यस्थों के साथ हथियारों को रखने पर सहमति बनाई है, न कि उन्हें सौंपने पर। हमारी राजनीतिक और नागरिक भूमिका गजा में जारी है, यानी हमास बना रहेगा। हमास ने फिलिस्तीनी जमीनों को वापस पाने के अपने राष्ट्रीय परियोजना से पीछे नहीं हटेगा। हम इस मौजूदा चरण को एक असाधारण स्थिति के रूप में देखते हैं जो गाजा पट्टी की प्रतिबद्धताओं के कारण है। मैं इसे आम इंसानी भाषा में समझा रहा हूं। इस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले ही यही गाजी अहमद ने साफ शब्दों में कहा, सुनिए, हम अपनी विचारधारा से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सत्ता में बने रहेंगे, हम आगे भी इजराइल से लड़ते रहेंगे। अभी के लिए चलिए ऐसे करते हैं, हम ठीक है, ऐसा दिखाएंगे कि हमने आपकी शर्तें मान ली हैं और हम ये हथियार फिलहाल बस यहाँ रखवा देते हैं। ये यहाँ आराम से पड़ा रहेगा। हम कुछ समय के लिए खुद को संत, अच्छे इंसान की तरह दिखाएंगे कि हमारे साथ काम किया जा सकता है, और फिर बस यही हथियार वापस ले लेंगे और इजराइल से लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं याद दिला दूं कि यही गाजी अहमद वही हैं जिन्होंने एक बार कह दिया था कि हमास 7 अक्टूबर जैसी घटनाओं को और भी कई बार दोहराएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक हफ्ता पहले जब ट्रंप और उनके मध्यस्थों के साथ साथ अरब देशों ने भी शुरू में इस योजना का स्वागत एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में किया था, नेतन्याहू की स्थिति तब कुछ ऐसी थी। इजराइल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वो हमास के पूरी तरह से निरस्त्रीकरण होने तक गाजा से अपनी सेना हटाने का इरादा नहीं रखता। वहीं हमास इजरायली सेना की वापसी की मांग करता है, लेकिन हथियारों को नष्ट करने के बदले सिर्फ उन्हें बक्सों में रखने की बात करता है। लेकिन इजराइल की वॉशिंगटन से खुली असहमति सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खुद ईरान से जुड़े कहीं बड़े मुद्दे से भी जुड़ी है। उस खबर के बाद कि अमेरिकी संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन इस युद्ध से ईरान के साथ बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और उन्हें विश्वास नहीं है कि नया हवाई अभियान तेहरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इजराइल में उसी शाम ईरान के खिलाफ स्वतंत्र कार्रवाई की संभावना के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। जनरल केन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि वॉशिंगटन को इस युद्ध से ईरान के साथ बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि संघर्ष को बढ़ाने के सैन्य विकल्प जो अभी टेबल पर हैं, वो उल्टे नतीजों तक ले जा सकते हैं। और ये विचार पहले ही ट्रंप के सलाहकारों के समूह के साथ चर्चा किया जा चुका है, जिसमें CIA प्रमुख जॉन रेडक्लिफ भी शामिल हैं, विदेश मंत्री मार्क रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस। और अब केन और ट्रंप के अन्य कैबिनेट सदस्यों की राय में केवल हवाई हमलों के जरिए जीत हासिल करना अवास्तविक है। इसलिए अन्य विकल्पों पर विचार किया गया जो राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के अपने मापदंडों के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, बस इस युद्ध से बाहर निकलना और ये घोषणा करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीत हासिल कर ली है, भले ही परमाणु समझौता न हो। वैसे अब वो अनिवार्य नहीं रह गया है, और हमने इसके बारे में आपसे पिछले एपिसोड में बात की थी। आखिरकार इन दिनों इजराइल वास्तव में 2 दिशाओं में एक साथ काम कर रहा है, अपने मुख्य सहयोगी की स्थिति के खिलाफ या उसे दरकिनार करते हुए। वो गाजा पर अमेरिकी योजना को ठुकरा रहा है और ईरान के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ठीक इसी वजह से, क्योंकि वो वॉशिंगटन में खुद हिचकिचाहट और आंतरिक विरोधाभास देखता है। यहीं विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई किसी भी लिंक या डिटेल्स के जरिए डोनेट कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।